तो नमस्कार दोस्तों, आज हम वापस से राजस्थान सिटी 10+2 लेवल की उसी क्रम में आगे की क्लास लेकर आ चुके हैं। आहड़, जो पहले हमने कालीबंगा देखा था उसको हमने अच्छी तरीके से कवर कर लिया है, जो भी इम्पोर्टेंट था। अब हम आ चुके हैं आहड़। आहड़ की व्यवस्था देखने जा रहे हैं हम, आहड़ किस प्रकार के था। तो हम यहाँ पर बिना समय गवाए आपको सबसे पहले यह बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर लाइव वीडियो जो भी आने वाली होगी या जो भी वीडियो आने वाली होगी तो वो आपको जल्दी मिल जाए और जल्दी तैयारी कर लें। हम अच्छी तरीके से तैयारी करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ जुड़ जाइए हमारे साथ। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले है आहड़ व्यवस्था। अब हम आहड़ व्यवस्था की बात करने जा रहे हैं। स्थिति का है उदयपुर, नदी बनास और बेड़च, आयड़ नदी, ठीक है ना। समय क्या है 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, 4000 वर्ष पुरानी प्रस्तर धातु योगिनी, ठीक है ना। समय क्या है, समय याद रखना आपको 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, 4000 वर्ष पुरानी प्रस्तर धातु योगिनी, ठीक है ना। स्वरूप क्या है, ताम्र पाषाणिक सभ्यता। स्वरूप ध्यान रखना आप, ताम्र पाषाणिक सभ्यता, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खोजकर्ता कौन है, अक्षय कीर्ति व्यास, A.K. व्यास नाम से भी जाना जाता है। 1953 ईस्वी में की थी इन्होंने खोज। रीड लेवल 2 और, ठीक है ना, सेकेंड ग्रेड के संस्कृत में पूछा गया था। उत्खनन करता कौन है, उत्खनन करता है रतन चंद्र अग्रवाल, R.C. अग्रवाल नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 1956 में खोज की। फिर एक और आते हैं 1961 से 1962 के बीच में H.D. सांकलिया, ठीक है ना, और V.N. मिश्र एवं P.L. चक्रवर्ती, इन्होंने 1961 से 1962 के बीच खोज की, ठीक है ना। उत्खनन किया, माफ कीजिएगा, उत्खनन करता, सॉरी। उत्खनन करता कौन है, 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल, R.C. अग्रवाल नाम से भी आता है, और 1961 व 62 में H.D. सांकलिया, V.N. मिश्र व P.L. चक्रवर्ती। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो यहाँ पर सहयोग है, सहयोग था मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और डेक्कन कॉलेज पूना, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, और यहाँ पर राजस्थान, ठीक है ना। इनके नेतृत्व में जो 8 स्तरों में खुदाई मिली, ठीक है ना, 8 स्तरों में खुदाई की गई थी। डॉक्टर सांकलिया इसे ताम्रकाल कॉपर एज की संज्ञा दी, ठीक है ना। किन्होंने कॉपर एज संज्ञा दी, तो डॉक्टर सांकलिया ने, नाम याद रख लेना आप, ठीक है ना। पुस्तक का नाम क्या है, एक्सकवेशन एट आहड़, ठीक है ना। ताम्र तांबावती, ये है तांबावती, ठीक है ना। एक्सकवेशन एट आहड़, ठीक है। अन्य नाम क्या है, प्राचीनतम नाम क्या है, अगाटपुर या अगाट दुर्ग, 11वीं व 12वीं शताब्दी में, ठीक है ना। प्राचीनतम नाम था अगाटपुर या अगाट दुर्ग, 11वीं व 12वीं शताब्दी में, ठीक है। स्थानीय नाम क्या है, धूलकोट, धूल से बल्ली, धूल यह मिट्टी का टीला, धूलकोट, यह बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है और सामान्य सा प्रश्न है। धूलकोट, धूल या मिट्टी का बना हुआ टीला, ये CET 2023 में पूछा गया था। सेकंड ग्रेड रीड लेवल 1 में भी पूछा गया है। प्राचीन नाम क्या है, प्राचीन नाम देखते हैं तो आहड़, बनास संस्कृति, जो किन्होंने दिया है, डॉक्टर सांकलिया ने दिया है। डॉक्टर सांकलिया का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है डॉक्टर सांकलिया का, और इनसे कई प्रश्न बनते हैं। तो प्राचीन नाम क्या था, आहड़ या बनास संस्कृति। यहाँ पर देखें आगे, ताम्रवती या तांबावती नगरी, बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, ताम्रवती या तांबावती नगरी कहते हैं। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि तांबावती या ताम्रवती नगरी किससे कहा जाता है, तो आहड़ को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बड़े ही संख्या में तांबे के औजार और उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसलिए। नदी क्षेत्र, नदी क्षेत्र क्या है, बनास व उसके सहायक आहड़, बाग, पिंड, बेड़च, गंभीरी, कोठारी, मानसी, खारी, ये जो भी हैं ये नदी क्षेत्र हैं इनके, ठीक है ना। नदी क्षेत्र याद रख लेना आप वापस से, क्योंकि ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी नदी क्षेत्र नहीं है,
या 4 अलग दे दिया और उनमें से पूछ ले कि कौन सा है तो भी आ सकता है। तो नदी क्षेत्र याद रख लेना। बनास व उनके सहायक आहड़, बाघ, पिंड, बेड़च, गंभीरी, कोठारी, कुरमांसी, खारी, ये सभी जो है नदी क्षेत्र हैं। ठीक है ना। आहड़ बनास संस्कृति, आहड़ जो है बनास संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। आहड़ या बनास संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? आहड़, गिलुंड, भगवानपुरा, बागोर, पचमाता, बालाथल, ओजियाड़ा, तरावट। ठीक है ना, तारावट सॉरी। तो फिर अब हम देखते हैं आवास। उत्खनन के दौरान, उत्खनन के दौरान बस्तियों के 8 स्तर मिले। ठीक है ना, बस्तियों के जो 8 स्तर मिले, चौथे स्तर में क्या था? तांबे की 2 कुल्हाड़ियां मिली थी। ठीक है ना, उत्खनन के दौरान बस्तियों के जो 8 स्तर मिले, चौथे स्तर में हमें तांबे की 2 कुल्हाड़ियां मिली हैं। ठीक है। बड़े व चौकोर मकान, हाँ, बड़े व हम्म, बड़े व चौकोर मकान पत्थरों की नींव डालकर तथा दीवारें धूप में सुखाई ईंटों से बनाए जाते थे। अर्थात मकान पत्थरों व ईंटों दोनों से बनते थे। ठीक है ना, मकान जो थे पत्थर व ईंटों दोनों से बनते थे। मकान की छतों में बांस बिछाकर मिट्टी का लेप किया जाता था। क्या करते थे? मकान की छतों पर बांस बिछाकर फिर मिट्टी का लेप कर दिया जाता था। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने देखा था कालीबंगा में, कालीबंगा में भी कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था थी। ध्यान रखने वाली बात है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। चक्रकूप पद्धति, हम यहाँ पर देखें चक्रकूप पद्धति क्या है? मकानों से जो गंदा पानी है उसको निकालने की नालियाँ, ठीक है ना, का प्रमाण भी मिलता है। जो गंदा पानी होता है वो नालियों के द्वारा निकाल दिया जाता है मकानों से बाहर। तो ये तो उस समय था। ठीक है ना, यह हमने शायद कालीबंगा में भी पढ़ा था। आपको याद है या नहीं? फटाफट से कमेंट में बता दीजिए। अगर आपको याद होगा तो आप कमेंट में बता देंगे कि हम कि कालीबंगा में भी इसी प्रकार की व्यवस्था थी या नहीं, प्लीज़ बता दीजिए एक बार। यह हमारे कुछ सवाल हैं जो हम पूछते रहेंगे आपसे, वो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आपका पता चल जाएगा कि आप कितना पढ़ रहे हो या कितना याद रहता है। चक्रकूप पद्धति, वापस से हम देखते हैं मकानों को गंदा पानी निकालने के लिए नालियों के प्रमाण भी मिले हैं। मकानों से पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति जो प्रचलित थी, जिसमें 15 से 20 फीट गहरा गड्ढा खोदकर मिट्टी के घड़ों को एक के ऊपर एक रख दिया जाता था। ठीक है ना, और फिर पानी सोखने या मतलब सोखने का शोषण पात्र बना दिया जाता था, जिससे कि पानी सोख के निकाल दिया जाता था। यह पद्धति चक्रकूप पद्धति कहलाती थी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है ना। 15 से 20 जो थे गड्ढा खोदकर बड़ा 15 से 20 फीट गड्ढा 15 से 20 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें एक के ऊपर एक मिट्टी के घड़े रख दिए जाते थे। उसमें फिर पानी सोखने के लिए वो बनाया जाता था शोषण पात्र। ठीक है ना, यहाँ पर एक और बात हमें दिखाई देती है कि एक मकान में जो थे 6 बड़े चूल्हे प्राप्त हुए। ठीक है ना, जो यहाँ पर वापस से ध्यान से देखना, एक मकान में 6 बड़े चूल्हे जो प्राप्त होना आहड़ के बड़े संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था को प्रकाश डालता है। तो वहाँ पर मतलब कि एक ही घर में या एक ही मकान में 6 चूल्हे का मिलना यह दर्शाता है कि आहड़ में जो है संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था थी। ठीक है ना, यहाँ पर उत्खनन में 2 मुंह वाला चूल्हा, कितना 2 मुंह वाला चूल्हा मिला था। बहुत वह बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलवट्टा व पैने औजार मिले। ठीक है ना, सिलबट्टा आपको ध्यान होगा, सिलबट्टा में मतलब वो होता है ना जो खड़ाऊ बोलते हैं, वो खड़ाऊ जिसमें कि चटनी वगैरह बनाते थे, वो आप वैसा सिलबट्टा मिले थे। और पैने कुछ औजार मिले थे। ठीक है ना, चूल्हा बहुत अलग अलग प्रकार के 2 मुंह वाले चूल्हे चूल्हे मिले थे। ठीक है ना, और बहुत ही मतलब बड़े रूप में बनाया जाता था, शायद इसलिए 6 चूल्हे मिले थे। हाँ, और यहाँ पर एक और बड़ी बात यहाँ पर आती है, अगले टॉपिक में देख लीजिएगा आप कि यहाँ पर लिखा है आहड़ के लोग जो मृतकों को गहने व आभूषणों के साथ दफना देते थे। जो आहड़ के जो मृतक लोग होते हैं ना, मतलब लोग जो होते हैं जो मृतक हो जाते हैं ना, मर जाते हैं ना, उनको जो वहाँ के लोग हो जाते हैं, माफ कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो वापस से आहड़ के जो लोग होते हैं वह मृतकों को
गहने के साथ ही वह आभूषणों के साथ दफना देते थे। ठीक है ना? मृतकों के पैर जो थे वो दक्षिण की तरफ, वह सिर जो था उत्तर की तरफ रखा जाता था। इनके मृत जो कि क्या बताता है कि इनके मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा व आत्मा का आवागमन समर्थक होना प्रमाण है। कि मतलब वो थोड़ा मानते थे कि मृतक का जो दक्षिण में जो होता है पैर और सिर उत्तर में है, तो इसका मतलब कि वो थोड़ा आत्मा का आवागमन का समर्थन होना का प्रमाण देता है कि मतलब वो मानते थे कि जो आत्मा का आवास होता है या आती है आत्मा, ऐसा कुछ है ना। तो अब उसी क्रम में हम आगे चलते हैं, देखते हैं मृदभांड और मृण मूर्ति। मृदभांड और मृण मूर्ति, ठीक है ना। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले, ठीक है ना। उत्खनन में जो मृत मिट्टी के उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले थे, ठीक है। काले व लाल कृष्ण लोहित मृदभांड, काले जो व लाल जो होते हैं उन बर्तनों को क्या कहते हैं? कृष्ण लोहित मृदभांड। तो ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आपको मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि अभी हम सिर्फ टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं। जैसे कालीबंगा पिछली वाली वीडियो में देखा था, इसमें आहड़ आहड़ देख रहे हैं हम। और इनके आगे जो आने वाली वीडियोस है उनमें गणेश्वर, बालाथल और बेराट ये भी क्लियर कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वापस से कि हम जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उनको भी क्लियर कर लेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें से मतलब पहले हम सारे टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। ये जो भी 5-6 टॉपिक हैं उनको क्लियर किया, फिर इनके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको क्लियर कर लेंगे। तो आप चिंता मत करिए, हर तरीके से हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। पेपर बहुत ही निकट आ रहे हैं, तो हम बहुत ही जल्द अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं और आपको जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छी तैयारी कराने के लिए हो सकता है अभी एक एक वीडियो आ रही है 2 दिन से, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जितनी ज़्यादा वीडियो आ सकती हैं डालेंगे ताकि आपको ज़्यादा पढ़ने में आसान होगा, ठीक है ना। तो वापस से बिना समय गवाए हम वापस से यहाँ पर चलते हैं। काले व लाल मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको बोलते हैं कृष्ण लोहित मृदभांड, ठीक है ना। प्राप्त होने के कारण इस संस्कृति को काले और लाल मान मृदभांड, माफ कीजिएगा, काले और लाल मृदभांड संस्कृति या उत्तर हड़प्पी लाल मृदभांड संस्कृति भी कहा जाता है। ये याद रखना वापस से। काले व लाल जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनको कृष्ण लाल मोहित मृदभांड कहते हैं। और जो इन्हीं के प्राप्त होने के कारण इस संस्कृति को जो है काले और लाल मृदभांड संस्कृति भी कहा गया है। उत्तर हड़प्पीय संस्कृति भी कहते हैं। उत्तर हड़प्पीय लाल मृदभांड संस्कृति, माफ कीजिएगा, उत्तर हड़प्पीय लाल मृदभांड संस्कृति भी कहा जाता है। बनासियन बुल, ठीक है ना। बनासियन बुल क्या है? आहड़ से टोराकोटा टेराकोटा, माफ कीजिए, बनासियन बुल आहट से टेराकोटा की वृषभ आकृति मिली, ठीक है ना। बनासियन बुल आहट से टेराकोटा, बनासियन बुल जो आहट से टेराकोटा की वृषभ आकृति मिली है, जिन्हें बनासियन बुल कहा जाता है। कृषि क्या होती थी यहाँ पर देख लेते हैं हम। अर्थव्यवस्था का प्रमुख जो आधार था वह कृषि एवं पशुपालन था। आहड़ के लोग गेहूं चावल की खेती से परिचित थे। वहाँ पर गेहूं और चावल की कृषि की जाती थी। अनाज रखने के लिए बड़े बड़े मृदभांड प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे व कोठे कहा जाता है, ठीक है ना। ये याद रखने वाली बात है कि स्थानीय भाषा में जो चावल या अनाज रखने के लिए मतलब गेहूं चावल मतलब जो भी अनाज था उनको रखने के लिए बड़े बड़े मृदभांड प्राप्त हुए, उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो गोरे व कोटे कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं मुद्रा। मुद्रा क्या है? तांबे की 6 ऐसी मुद्राएं जिनके एक तरफ तरफ तो त्रिशूल व दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो अंकित है, ठीक है ना। यूनानी देवता अपोलो व एक तरफ त्रिशूल अंकित है। बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, तांबे की 6 ऐसी मुद्राएं मिली हैं जिनके एक तरफ तो त्रिशूल है, एक और तो त्रिशूल व दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो अंकित हैं।
और फिर यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 3 ऐसी मोहरें मिली हैं जिन पर यूनानी लेख है। 3 ऐसी मोहरें भी मिली हैं जिन पर जो है यूनानी लेख है। इससे स्पष्ट होता है कि आहड़ के लोग जो हैं विदेशों से भी व्यापार करते थे, क्योंकि उनकी मुद्राएं मिली हैं तो यह स्पष्ट करता है कि वह विदेशों से भी व्यापार करते थे। आहड़ उद्योग क्या है, यहाँ पर देखते हैं। आहड़ अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन धातु का काम था, ठीक है ना। आहड़ अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख काम था या साधन था वह धातु का काम था। यहाँ से तांबे गलाने की भट्टियां भी प्राप्त हुए। यहाँ पर जो है तांबे गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं। प्रमुख उद्योग जो है तांबा गलाना व उनके जो उपकरण बनाना था, है ना। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, खिलौने, चूड़ियाँ, मुद्रिका, दीपक, चाकू आदि मिले हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या क्या मिले हैं? कुल्हाड़ियाँ, खिलौने, चूड़ियाँ, मुद्रिका, दीपक, चाकू आदि मिले हैं, ठीक है ना। इससे जो प्रमाणित होता है कि ताम्र धातु युग का यह स्थान तांबे के औजार बनाने का बड़ा केंद्र रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर तांबे गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। यहाँ पर ये सारे औजार जो बनाने की मिले थे, यहाँ पर जो ये सारे औजार मिले हैं, तो इससे यही प्रमाण होता है कि तांबे के औजार बनाने का सबसे बड़ा केंद्र रहा होगा, ठीक है ना। आहड़ सभ्यता आहड़ सभ्यता से पाषाण व हड्डियों से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। आहड़ सभ्यता से जो है पाषाण व हड्डियों से, पाषाण यानी पत्थर व हड्डियों से निर्मित उपकरण मिले हैं, जैसे सिलबट्टे। सिलबट्टे वही पत्थर का, आटा पीसने की चक्की, मटके, मुहरे ये आदि मिले हैं, ठीक है ना। छपाई व छपाई के ठप्पों छपाई के ठप्पों छपाई के ठप्पों का मिलना रंगाई और छपाई उद्योग का उन्नत अवस्था में होने का प्रमाण है। छपाई के ठप्पों का मिलना रंगाई और छपाई उद्योग के उन्नत अवस्था में होने का प्रमाण है। कांच व सीप की चूड़ियाँ भी यहाँ की स्त्रियाँ पहनती थी। कांच व सीप की चूड़ियाँ, ठीक है ना, जो यहाँ की स्त्रियाँ पहनती थी। तोल के बाट व माप यहाँ की आर्थिक उन्नति को दर्शाते हैं। व्यापारिक केंद्र रहा है। ये बार बार आ रहा है कि व्यापारिक केंद्र, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर विदेशों से जो अपोलो के देवता, मतलब माफ कीजिएगा, यूनानी देवता अपोलो के मतलब वो वहाँ के सिक्के भी मिले थे, और मतलब उनसे संपर्क के कई बताते हैं, तो ये बड़ा सा व्यापारिक केंद्र रहा है, यह देखने को मिलता है हमको। तो मतलब बड़ा व्यापारिक केंद्र है। तो यहाँ पर तोल के बाट जो है ये है यहाँ की आर्थिक उन्नति को दर्शाते हैं, ठीक है ना। और विदेशों से संपर्क, आगे देखते हैं विदेशों से संपर्क कैसे, मतलब क्या क्या चीजें बताते हैं कि विदेशों से संपर्क था इनका। तो यहाँ पर देखते हैं कि आहड़ से प्राप्त बिना हत्थे के जो जलपात्र हैं ईरान और बलूचिस्तान के से समानता रखता है। यहाँ पर देखते हैं कि आहड़ से प्राप्त बिना हत्थे के जो जलपात्र हैं और बलूच माफ कीजिएगा, आहड़ से प्राप्त बिना हत्थे के जो जलपात्र ईरान और बलूचिस्तान से समानता रखता है, ठीक है ना। यूनानी मुद्राओं का मिलना, लेपिस लाजुली अफगानिस्तान से प्राप्त अर्ध कीमती पत्थर आदि ईरान से प्राप्त होने वाले सामानों से समानता रखता है, ठीक है ना। लेपिस लाजुली अफगानिस्तान से प्राप्त अर्ध कीमती पत्थर आदि ईरान से प्राप्त होने वाले सामानों से समानता रखता है। आहड़ के ऊपरी स्तर में लोह युगीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तांबे पर आधारित हैं या ताम्र युगीन भी कहते हैं, मतलब यहाँ पर लोहे के मिलने का लोह युगीन भी कहते हैं। लोह युगीन सभ्यता के होने के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ से लोहे की कुल्हाड़ियाँ उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ तांबे के उपकरण ही मिले हैं। यहाँ पर जो है ऊपरी स्तर में लोहे के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ताम्र युग ही कहा जाता है, तो इसमें लोहे के भी अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर अंत होता है आहड़ व्यवस्था का खत्म। तो हम बहुत ही जल्द वापस से लेकर आ रहे हैं अगली वीडियो, जिसमें कि हम देखेंगे गणेश्वर, बालाथल और बेराट के बारे में। फिर हम इसके अगली वीडियो में हम देखेंगे कि
एमसीक्यूज क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है, क्या क्या आ सकते हैं, वो देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। ठीक है ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और जुड़ जाइए हमारे साथ बिना किसी देरी के। और बस यही कि स्क्रीन पर डबल टैप करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी तरीके से इन चीज़ों को याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो बस यही है कि जुड़ जाइए हमारे साथ और देखते रहिए। पेपर बहुत ही जल्द आ रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाने का कोशिश करेंगे। तो बस जुड़ जाइए, है ना।